10 मई 2025 की सुबह इंडिया, पाकिस्तान, यूएस और चाइना के दरमियान कॉल्स का एक तूफान, जबकि दोनों मुल्कों के दरमियान बम्बार्डमेंट जारी थी। तब तक एक और अहम घंटा आया जब दोनों मुल्क तबाही के करीब थे। 9 और 10 मई की दरमियानी सुबह ऑपरेशन बनियानल मरसूस जारी था। सप्लाई डिपोज, एयरफील्ड्स, क्रूज मिसाइल ब्राह्मोस की साइट्स और ड्रोन्स और पाक फिजाइया का वो दलेराना मनूवर जिसने आदमपुर में इंडिया का लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस S-400 सिस्टम, जिसकी लागत तकरीबन 500 मिलियन फी बैटरी है, तबाह कर दिया। जमीन पर उनका सबसे ज्यादा प्राइड था S-400 जो सरफेस टू एयर मिसाइल था, जो मैं अर्ज करता चलूं क्विकली कि वो 600 किलोमीटर पे 200 टारगेट्स को एंगेज करने की सलाहियत रखता है। फिर तकरीबन 32 टारगेट को 400 किलोमीटर पे लॉक करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर आप विजुलाइज करें, और सबसे दिलचस्प बात इसके अंदर यह है कि जो अटैकिंग एयरक्राफ्ट जो इनबाउंड उस टारगेट की तरफ जा रहा हो, रफली उसकी 1000 किलोमीटर स्पीड होती है, और जो मिसाइल जमीन से फायर किया जाता है S-400 का, उसकी 17,000 किलोमीटर स्पीड होती है। यानी इट इज 1000 किलोमीटर जो आ रहा है हमला करने, जो जो नीचे से फायर कर रहा है उसको तबाह करने के लिए 17 टाइम्स ज्यादा स्पीड पे आ रहा है। तो ये मैं सुइसाइडल कहता हूं कि पाक फिजाइया ने जो JF-17 थंडर से जो मिशन किया था, ये बहुत डेंजरस मिशन था। सुबह 6:52 पर रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी टॉप न्यूक्लियर ओवरसाइट बॉडी नेशनल कमांड अथॉरिटी यानी NCA का इजलास बुला लिया। 8:01 पर US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर से बात की। Look, we're concerned about any time nuclear powers collide and have a major conflict. What we've said, what Secretary Rubio said, and certainly the President has said, is we want this thing to de-escalate as quickly as possible. We can't control these countries, though. Fundamentally, India has its gripes with Pakistan. Pakistan has responded to India. What we can do is try to encourage these folks to de-escalate a little bit, but we're not going to get involved in the middle of a war that's fundamentally none of our business and has nothing to do with America's ability to control it. You know, America can't tell the Indians to lay down their arms. We can't tell the Pakistanis to lay down their arms. And so we're going to continue to pursue this thing through diplomatic channels. Our hope and our expectation is that this is not going to spiral into a broader regional war or, God forbid, a nuclear conflict. But sure, we're worried about these things. But I think the job of diplomacy, but also the job of cooler heads in India and Pakistan, is to make sure this doesn't become a nuclear war. If it happened, of course, it would be disastrous. Right now, we don't think that's going to happen. इससे सिर्फ 3 दिन पहले तक ना ट्रंप को मीडिएशन में दिलचस्पी थी, ना JD वैंस को। इंडिया हमेशा से यही चाहता था और इंडियंस ने इसे न्यूक्लियर ब्लैकमेल कहा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। अब इस वक्त तक न्यूज़ रूम्स जंग से ज़्यादा मिस और डिसइंफॉर्मेशन की शिद्दत से थक चुके थे। ये तो मेरे ख्याल से एक वॉर की स्ट्रैटेजी होती है, एक नैरेटिव बिल्डिंग करना, अपने लोगों को बताना कि जो दुश्मन है उसको हमने इतनी जो है वो मार पड़ी है और हम बिल्कुल जो है वो मोर्चा संभाल के बैठे हुए हैं। तो ये ज़ाहिर है, ये तो आपको एक कंसेंट आप बनाते हैं अपनी आवाम के अंदर फॉर एन इवेंट लाइक अ वॉर। तो नेचुरली पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी ये हो रहा था कि अनऑफिशियल अकाउंट्स मैं कहूँगी ज़्यादा थे कि जिनसे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है जब ऑफिशियल अकाउंट आता है तो फिर स्टेट जो है वो अकाउंटेबल ठहराई जा सकती है। तो अगर आप झूठ सच मिक्स करके दे रहे हैं तो नेचुरली वो किसी ऑफिशियल अकाउंट से नहीं आ सकता, वो अनऑफिशियल अकाउंट से आता है। और इसका जो मकसद होता है वो मोरल बूस्ट होता है, इसका मकसद कंसेंट बनाना होता है कि ज़ाहिर है आवाम अगर लगेगा कि जीत रही है तो फिर वो क्वेश्चन नहीं करेगी कि ये इवेंट इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि एक इनकन्वीनियंस होती है ना वॉर की, तो वो क्वेश्चन नहीं करेगी अपनी इनकन्वीनियंस को, और वो स्टेट जो करना चाह रही है, जो मेजर्स लेना चाह रही है, वो उसको खुली छूट दे देगी। और सबसे बड़े ऑफेंडर्स कौन थे? Indian media, of course, was ridiculous during the war and was claiming that,
inland cities, had naval bases that were being bombed, and it was just comical. And I think that speaks to uh, the drift towards right-wing populism that has occurred in Indian politics and frankly is occurring in the United States. So anyone, Americans are primed to understand that. We're not quite there yet, but we're on our way potentially. And I think that just reflects that the media environment, it's free in India, but there's just this populism and this kind of misinformation that's pervasive in India, and it was comically on display for the world to see. Um, Pakistani media, I think, it was a little more responsible in its coverage. That's not to say that Pakistani media is particularly responsible. You can see the coverage of the Islamabad talks, and there was just fake news being reported constantly. And sometimes they were acting like stenographers. So the Pakistani media environment still has work. But in comparison to the Indian media environment during, last year's conflict, it looked more, the analysis was just more sober by comparison. And I think what happened, what the result of this was again, in the world's perception, Pakistan came out looking like the more responsible actor. इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया ने जिस तरह से इस इवेंट को कवर किया उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही एज ए जर्नलिस्ट, बल्कि ग्लोबली इसके ऊपर जो है वो बात हुई कि किस तरह से इंडियन मीडिया ने फॉल्स नैरेटिव्स का, और बहुत मंझे हुए एस्टैब्लिश्ड चैनल्स ने फॉल्स नैरेटिव्स और फैक्चुअली इनएक्यूरेसीज़ को जो है वो उन्होंने फैलाया। और मेरे ख़्याल से उनका बड़े बड़े उनके जर्नलिस्ट थे जिन्होंने विदाउट क्वेश्चनिंग कि स्टेट की तरफ से उनके पास क्या ख़बर आ रही है, उन्होंने वो ख़बरें चलाईं। एंड आई थिंक ये भी हुआ इनफैक्ट कि अगले दिन जो है वो कुछ जर्नलिस्ट्स ने बोला कि जो इंडिया के अपने जर्नलिस्ट थे उन्होंने बोला कि इट वाज अ शेम टू सी हाउ द इंडियन मीडिया रिएक्टेड और हाउ द इंडियन मीडिया पेडल्ड फॉल्स नैरेटिव्स फॉर इट्स ओन पीपल। तो आई थिंक होता है, नेशनलिज़म जो है वो जंग में हर मुल्क जो है वो उसका सहारा लेता है, लेकिन नेशनलिज़म में और फ़कत झूठ बोलने में बहुत फ़र्क होता है। तो ये फ़र्क आपको पाकिस्तान और इंडिया में की मीडिया में बिल्कुल साफ वाज़े नज़र आया था। ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की वॉर में, बल्कि पिछले 2-3 सालों में जो इलेक्शंस भी हमने देखे, जो यूएस के भी इलेक्शंस थे इनफैक्ट, वहाँ से ही ये कंप्लेंट एआई के हवाले से जो है वो आई थिंक एग्जिस्ट कर रही है कि अब पता नहीं चलता कि क्या सच है क्या झूठ है। तो ये मैं डेफिनेटली इससे अग्री करूँगी कि एज़ जर्नलिस्ट हमारे लिए और भी मुश्किल हो गया है फैक्ट को एज ए फैक्ट बताना, क्योंकि जब हम बता भी रहे होते हैं तो ज़ाहिर है ऑडियंस के पास जो इन्फॉर्मेशन एआई जनरेटेड आ रही होती है वो हम तो ब्रेक डाउन कर सकते हैं उसको कि ये एआई जनरेटेड है, बट बाय द टाइम हम ऑडियंस को बता पाते हैं वो ऑलरेडी इतना फैल चुकी होती है कि देयर इज़ नो कमिंग बैक फ्रॉम दैट। लेकिन ये सिर्फ फॉग ऑफ वॉर नहीं था, ये एक सोचा समझा इंफॉर्मेशन ट्रैप था जिसमें सबसे पहला निशाना खुद हकीकत बनी। सीधे इस्लामाबाद पर काउंटर अटैक कर दिया है, ये बहुत बड़ी खबर। इस्लामाबाद पर भारत का काउंटर अटैक, यानी अब लाहौर और उसके बाद इस्लामाबाद पर पहला हमला हो गया है। पूरे पाकिस्तान की बिजली काटी गई है, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में पूरा ब्लैकआउट, भारत ने सीधे इस्लामाबाद पर काउंटर अटैक कर दिया। और हकीकी दुनिया में क्या चल रहा था? याद है जब रॉयटर्स ने पाकिस्तान मिलिट्री को कोट करके एनसीए मीटिंग का ऐलान किया। एनसीए पाकिस्तान का वो इदारा है जो न्यूक्लियर आर्सेनल के इस्तेमाल का फैसला करता है। तो तकरीबन सुबह 11 बजे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने इसकी तरदीद कर दी और कहा कि ऐसी कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं है। कोई नहीं जानता या कोई कहना चाहता नहीं है कि ये सिर्फ पोस्चरिंग थी या हकीकत। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस इतना प्रीवी नहीं हूँ, बट पाकिस्तान बिल्कुल जी मीटिंग्स तो करता है। मैंने देखा आपके पहले भी जवाब में एक चीज़ कही है कि पाकिस्तान विल यूज ऑल अवेलेबल मींस एट इट्स डिस्पोजल। तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट। न्यूक्लियर हमारे इसलिए तो नहीं रखे हुए ना, आपकी सॉवरेनिटी को या आपको जब वी हैव एक्जिस्टेंशियल थ्रेट। It set up alarm bells. I mean, that was a wake-up call that, okay, we're really inching towards the nuclear threshold. And of course, they were already first in this conflict. For example, India had used cruise missiles against Pakistan, and then Pakistan had used short-range
conventional ballistic missiles against India, and the threshold had already been stretched. But I think that meeting, whether it was going to happen or happened or never happened, and it was just a ruse, I think that sent a signal that we're really getting dangerously close to a nuclear threshold. न्यूक्लियर कमांड में एक बहुत अहम बात यह है कि नूर खान एयरबेस को आज टारगेट किया गया था, जिसके बहुत करीब पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कमांड का भी दफ्तर है। तो इसलिए दो तरीके से आपको न्यूक्लियरी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की और बात करने की जरूरत थी कि क्या जो हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, न्यूक्लियर असासे हैं, उस पर हमला किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो हम क्या करेंगे। और एक पूरे उस सिनेरियो को, मेरे ख्याल में वन ऑफ द सिनेरियोज, अगरचे वो एक एक्सट्रीम सिनेरियो है, लेकिन उस पर नज़र रखना इसलिए ज़रूरी है कि जाहिर है दोनों मुल्क एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत ही ऐसा सिनेरियो था जिस पर बहुत हम जिसको संजीदा ले सकते हैं कि ये दोनों मुल्क आसानी से उस तरफ जा सकते हैं, वो भी ख़ास तौर पे एक ऐसे वक्त में जब आपको लग रहा है कि कोई भी एक साइड इतनी कमज़ोर नहीं है कि दूसरी वॉक ओवर कर ले और उसको फिर अपना न्यूक्लियर असला इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आए। अब तक मार्को रूबियो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से भी बात कर चुके थे और फिर 10 मई को शाम तकरीबन 5 बजे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट अब से कुछ देर कबल का। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। जंग रुक गई मगर रिपल इफेक्ट नहीं रुका, जो 1 साल बाद आज भी महसूस हो रहा है। शुरुआत करते हैं इंडिया से। इंडिया खुद को एक ग्लोबल और रीजनल पावर के तौर पर देखता है, वेस्ट का स्ट्रेटेजिक पार्टनर। Indian political leadership, Indian strategic leadership did not clearly think through the consequences of their action. They were more focused on what they could sell domestically to the audience here within India, rather than looking at the larger strategic consequences globally. There was also this belief that President Trump is a very dear friend of Prime Minister Modi, and whatever we'll do, he'll come out in our support, like probably what he did in 2019 after Balakot to a certain degree. All those premises, all those beliefs have completely been thrown by the wayside. They've completely been proven wrong in a certain sense with what India did. So I would completely agree with the way you characterized it. That 1 year on, diplomatically, Pakistan seems to be in a much stronger place, where India seems to be in a much weaker place. Can India now redeem itself and regain its place? It will be very tough, Siddharth. As Ruchir Sharma said the other day at that Indian Express event, there is, in the global economy, nobody is talking about India anymore. For last year or so, a couple of years, nobody is talking about India. And if Indian economy is not being spoken about, and if Indian economy is on a weak wicket, then India has very limited play whatsoever, especially if President Trump is not enamored of you. You are not going to have the Accord anymore. President Trump wants to have a deal with China. There's very little leeway that India has diplomatically at this point in time. And economically, India is not doing well either. मगर इंडिया ना पहलगाम में पाकिस्तान के मुलविस होने का सबूत दे सका, ना ये मान सका कि पाकिस्तान ने उसके कितने राफेल जेट्स गिराए। इंडिया की खामोशी पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटी बन गई। 4 or 5, but I think 5 jets were shot down. 6 or 7 planes came down. ये बड़ी अच्छी बात कही है। 7 aircraft were shot down. Please. Yes, sir. 9 planes already shot down. 10 planes were shot down. 11 jets were shot down. बस लायक है क्या? पाकिस्तान के अंदर इसका असर फौरी और गहरा था, खास तौर पर आर्मी चीफ आसिम मुनीर के लिए। अब तक जनरल आसिम मुनीर की स्टोरी अपोजिशन लीडर इमरान खान के गिर्द घूम रही थी। You can't speak against Asim Munir and you can't speak for Imran Khan. तो फिर मई 2025 में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये स्टोरी कैसे बदली? डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक तो बहुत बड़ा असर ये पड़ा है कि पाकिस्तान की जो एक नया एक निज़ाम बना था, जो माशाअल्लाह मतलब पीटीआई के दौर में बना था, शक्ल ली थी उसने, जो हाइब्रिड सिस्टम जिसको फ़ख्र से पीटीआई के वज़रा कहते थे, मेरे ख्याल में वो बहुत ही एंट्रेंच हो गया, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गया, क्योंकि उसकी जो मिलिट्री साइड थी उसकी बहुत ज़्यादा एक क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश्ड हो गई, एक बहुत प्रेस्टीज बन गई। तो उस प्रेस्टीज की वजह से वो एक इस सिस्टम के एक लीडर बन गए, एक साख बन गई। तो साख की वजह से जो मुखालिफाना साइड थी,
जिस पूरे सिस्टम के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ लड़ रही थी या सिस्टम में दोबारा आना चाहती थी। नोबडी नोज कि क्या उनका ऑब्जेक्टिव है। बहरहाल बहुत बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी जो है, उसकी जो पूरी एक जद्दोजहद थी, मेरे ख्याल में उसके लिए बहुत ही बड़ा एक सेटबैक हुआ है। तो पहली बात ये है कि ये सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, एंट्रेंच हो गया पाकिस्तान के अंदर सिस्टम में। पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है और फिर मिलिट्री है, उसकी एक लेजिटिमेसी पाकिस्तान में जो है वो इस्टेब्लिश हो गई है, और जो चैलेंजर पार्टी थी पीटीआई, वो एक बहुत कमज़ोर पोजीशन में आ गई है। जनरल आसिम मुनीर सिर्फ फील्ड मार्शल नहीं बने, अयूब खान के बाद पहले अंदरूनी तौर पर उन्हें पजीराई मिली मुल्क के मुहाफिज के तौर पर, और वो डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल बन गए। I have to say my favorite field marshal from Pakistan, the field marshal, great people. The field marshal, they have a field marshal. You know why he's a field marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy too. The field marshal was a very important guy in Pakistan. Pakistan field marshal is a very great guy. It's no secret that relations between Pakistan and the United States are closer than they've been in the past. The army chief has a rapport with President Trump, and President Trump seems to have a rapport with the army chief. All kinds of people analyze why that is. It might even be the chemistry of personality. I mean, who knows why President Trump likes one person versus another. और ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लीडरशिप स्टाइल की वजह से हुआ। इस तब्दीली ने न सिर्फ उनकी ज़ाती हैसियत को मजबूत किया, बल्कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में भी उनका किरदार नुमाया हो गया। और फिर वो कीमत है जो फौरी नज़र नहीं आती। हर एस्केलेशन अगला डिफेंस बजट लिखती है। 2025 में इंडिया ने अपना डिफेंस बजट 9% बढ़ाकर $92 बिलियन तक पहुंचा दिया। वो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा डिफेंस स्पेंडर बन गया। पाकिस्तान ने भी अपनी कमज़ोर इकॉनमी के बावजूद स्पेंडिंग में 11% इजाफा किया, $12 बिलियन तक। लेकिन ख्याल रहे कि 2026 की पाकिस्तान में सिक्योरिटी एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, जबकि महंगाई और ग्रोथ सुस्त है। ये भी जंग का नतीजा है। हार्ड पावर बनना इस वक्त की एनवायरनमेंट में यू कांट अफोर्ड। इंडिया किधर चला गया? 85 बिलियन तो जी अनाउंस्ड है ना। इट इज अराउंड 104 to 105 बिलियन। ये 104 to 105 बिलियन किधर जाएगा? ये नॉन स्टेट एक्टर्स के पास ही जाना है ना। ये इट विल एंड अप विद मजीद ब्रिगेड एंड टीटीपी एंड गुल बहादुर फलां, ये और भी जन्म बहुत सारे ले लेंगे, उसकी तरफ भी जाएगा। आज जो टेररिस्ट पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है, मैं छोटी सी एग्जांपल ही आपको दे दूं, वो 3 to 4 मिलियन रुपीस का उसके ऊपर इक्विपमेंट है जी। M16 उसने उठाई हुई है, M4 उठाई हुई है, नाइट विजन उठाई हुई है, उसने बॉडी आर्मर पहना हुआ है। वो जो अमेरिकन 7.1 बिलियन का यहाँ पे तोहफा छोड़ के चले गए हैं, तो वो उसके जिस्म पे है। आपने अपनी पुलिस की हालत देख ली है, आपने अपनी, ये तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स तो देखे ना, इस तरह की सिचुएशन में आपकी पुलिस है, FC है, थर्ड रिस्पॉन्डर मिलिट्री आती है। तो ये नॉन कॉन्टेक्ट वॉरफेयर, इस तरह का वॉरफेयर। अच्छा, अब मिसाइल्स आप देख लें, ड्रोन्स देख लें। फ्यूचर वॉर ये नहीं होगी, अभी सरहदों पे नहीं होगी, ये कोई स्टूडियो पे आ रहा होगा, कोई घरों पे आ रहे होंगे, कहीं लीडरशिप के घरों पे आ रहे होंगे, कहीं मार्केट्स में आ रहे होंगे, इंटरनेशनल कंपनी। तो आपने रिस्पॉन्स उसी तरह का जनरेट करना है। आखिरकार इस 4 रोज़ा जंग ने इंडिया की राइजिंग पावर की रेपुटेशन को हिला दिया और पाकिस्तान को एक राइजिंग मिडिल पावर के तौर पर खड़ा कर दिया। मगर ये इकोनॉमी की बुनियाद पर नहीं था। पाकिस्तान ने पावर प्रोजेक्शन के बारे में जो अपना रवैया बदला है, और वो एक ऐसे वक्त में बदला है जब दुनिया में जो रूल बेस्ड ऑर्डर है वो खत्म हो रहा है, और आपके पास जो सर्वाइवल का वाहिद मैकेनिज्म है वो आप ही की ताकत है। आप खुद अपने पांव पे खड़े हो सकते हैं तो हो सकते हैं, वरना दुनिया के कोई कवानीन आपको महफूज नहीं रख सकते। अब आपको यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल महफूज नहीं रख सकती। अब आपको दुनिया की बड़ी ताकतें वो मुदाखलत करके महफूज नहीं रख सकती। वो एक साइड पे बैठकर तमाशा देखेंगी। तो इस वक्त में जब बड़ी पास पीछे हट रही है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, चीन मुदाखलत करना नहीं चाहता, रूस उलझा हुआ है, अमेरिका पीछे हट रहा है, वो कहता है कि नहीं मेरा कोई लेना देना नहीं, अपने आप को खुद संभालो, नेटो के मुल्कों के साथ भी ऐसा कर रहा है। उस वक्त पाकिस्तान ने जो पावर प्रोजेक्ट की और जिस तरह कामयाबी से अपना दिफा किया, उसने पाकिस्तान को एज अ मिडिल पावर इस्टेब्लिश कर लिया दुनिया में, कि पाकिस्तान एक ऐसी मिडिल पावर है जिसकी एक बहुत बड़ी एक फौजी ताकत है,
जो अपने आप को भी डिफेंड कर सकता है और आसपास के मुल्कों में ताकत को प्रोजेक्ट करने की एक सलाहियत रखता है। उसके बाद आप देखें कि ये सब कुछ आपको बदलता हुआ नजर आया है। आपको बड़ी ताकतों ने, तीनों बड़ी ताकतों ने बहुत सीरियस लेना शुरू किया। अमेरिका ने बहुत गैर मामूली तौर पर आपको सीरियस लेना शुरू किया और उसने ये महसूस करना शुरू किया कि पाकिस्तान की मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी में एक जगह है। उसके बाद ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट किया। अब चीन की तो मौजें हो गई। आप देखिए कल की खबर है किस तरीके से चीन की जो असले की फैक्ट्रियां हैं, जो उसकी चेंगडू है, जिसके जहाज हमने यूज़ किए थे, ये J-10 और JF-17 भी उनकी मदद से हम बनाते हैं, उसका मुनाफा कितना बढ़ गया है, उसकी सेल कितनी बढ़ गई है। तो चीन के साथ भी हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जो हैं वो ज़्यादा मजबूत हुए, रूस के साथ भी। तो पाकिस्तान का जो पूरा जो जियो पोलिटिकल एक पाकिस्तान का रोल है, जो प्लेस है दुनिया में, वो इसकी वजह से मुकम्मल तौर पर रीडिफाइन हो गई है। तो एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ा वाक़या है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, सो आपका कहना है कि क्योंकि पाकिस्तान के पास इकोनॉमिक पावर नहीं है, हमारी मईशत कमज़ोर है, इसलिए मिलिट्री पावर प्रोजेक्ट करने से हमें ये फ़ायदे मिले। जी बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि हमारी जो मिलिट्री पावर है उसको भी दुनिया हमारी इकोनॉमिक पावर के साथ रिलेट करके देख रही थी कि अगर एक मुल्क माशी तौर पर कमज़ोर है तो ये कैसे हो सकता है कि वो स्ट्रेटेजिक तौर पर, मिलिट्री के तौर पर मजबूत हो। आफ्टर ऑल मिलिट्री पर आपको खर्च करना पड़ता है ना, हार्डवेयर का बहुत महंगा हार्डवेयर आता है दुनिया से, और जितने भी डिफेंस सिस्टम है वो बहुत महंगे सिस्टम है। तो दुनिया का एक ख्याल था कि अगर हम माशी तौर पर कमज़ोर हो चुके हैं तो इसका मतलब है कि हम फौजी तौर पर भी कमज़ोर हो चुके हैं। तो दुनिया हमें सीरियस नहीं ले रही थी, हमारे दोस्त भी हमें सीरियस नहीं ले रहे थे। अरब मुल्क भी ये सोच रहे थे कि अब अगर ये माशी तौर पर एक लाइट वेट बन चुका है पाकिस्तान, तो डिफेंस के लिहाज से भी लाइट वेट बन चुका है। तो जो पाकिस्तान का जो मिलिट्री का वेट रीडिफाइन हुआ है, उसकी वजह से आप देख रही हैं कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल रोल है, जो पाकिस्तान का एक आप ये देखें जो उसका सफारती वजन है, वो भी उसकी वजह से बढ़ गया है। और मईशत तो जाहिर है वहीं पर खड़ी है जहां पे थी। तो कमज़ोर मईशत का मतलब ये है कि मिलिट्री पावर को सेल्फ सस्टेनेबल होने की ज़रूरत है, और इसीलिए मिलिट्री हार्डवेयर यानी कि JF-17 और फतह मिसाइल्स बेचे। JF-17 की डील्स हैं और भी बहुत सारी डील्स हैं, ट्रेनिंग की डील्स हैं पाकिस्तान की। जी मैं खुद डायरेक्टर जनरल फॉरेन मिलिट्री कोऑपरेशन रहा हूँ। पाकिस्तान की जो तकरीबन 95 कंट्रीज के साथ डिफरेंट मिलिट्री कोऑपरेशंस हैं इस वक्त, छोटी सी लेके बड़ी तक। सऊदी अरेबिया के साथ हमारा 1982 का प्रोटोकॉल आ रहा है जी। ये जो अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उस फ्रेमवर्क को एक शक्ल दी गई है उसको, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान इज अ सीरियस स्ट्रेटेजिक पार्टनर है सऊदी अरेबिया के साथ। लेकिन इसका भी देखें ना, हमें जो इकोनॉमिक एडवांटेज लेने की ज़रूरत है, और काफ़ी इकोनॉमिक तकरीबन $4 बिलियन के करीब ये जो डिफरेंट डील्स का आप जिक्र कर रहे हैं, 4 बिलियन प्लस की ये डील्स हैं। और इतनी हमारी इमीडिएट हमें 1.5 बिलियन IMF के लिए हमें मेरे ख्याल में जो तकलीफ से एवरी सिटीजन गुजरता है उससे भी हम बाहर हो सकते हैं। फिर हमारी स्ट्रेंथ है जी। और दूसरा, आप फ्यूचर में देखें मिलिटराइजेशन हो रही है जी। नेटो 2% से 5% की तरफ जा रहा है। दोनों साइड्स के सामने हकीकत ये है, पाकिस्तान ने डिफेंस में ताकत दिखाई और फतह में रिस्ट्रेंट। इंडिया ने बगैर ठोस सबूत के स्ट्राइक किया, इसीलिए जब धूल बैठी तो वो नैरेटिव सस्टेन नहीं कर सका। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया। Now you just wait for our response. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. साउथ एशिया को बदलने वाला वो घंटा, 6 और 7 की दरमियानी शब जब पाकिस्तान ने इंडिया के जेट्स गिराए, सिर्फ एक मिलिट्री कॉम्बैट नहीं था। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने जान लिया कि न्यूक्लियर एज में कन्वेंशनल सुपीरियरिटी एक वहम है अगर आप एस्केलेशन लैडर कंट्रोल नहीं कर सकते। 2026 में तोपें खामोश हैं, मगर उन 4 दिनों के सबक वॉशिंगटन से बीजिंग तक पढ़े जा रहे हैं। राफेल जब इंडिया ने ऑर्डर किया 2016 में, तो उसकी रेंज है 150 किलोमीटर प्लस, जिसका मतलब है कि हमें फर्स्ट लुक लॉक शूट कैपेबिलिटी जो है इंडिया के पास शिफ्ट हो गई, और हम बड़े डिसएडवांटेज पोजीशन में चले गए जब 2019 के मिड में इनको मिले राफेल।
2019 के शुरू में ही आपको याद होगा कि जब अभिनंदन का जहाज शूट किया गया था, उस वक्त इंडिया के पास राफेल नहीं आए थे, और आपको ये भी याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते, वो इसलिए उन्होंने कहा था कि उस वक्त उनको ऑर्डर किए हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके थे, उनको अभी राफेल की पहली डिलीवरी नहीं हुई थी। ये अभिनंदन के वाकये के कुछ अरसे बाद ही हुई है। जब इनको 2019 में ये जहाज मिले, तो जैसे मैंने अर्ज किया कि ये जो बियॉन्ड विजुअल रेंज के फायर करने की हमारे जहाजों को, ये एडवांटेज इंडिया के हक में चली गई थी। 2021 में मार्च में जब प्रेजेंट एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने टेक ओवर किया, सो ही रियलाइज कि इस वक्त जो लॉक लूक और शूट कैपेबिलिटी है वो तो इंडिया के पास है इस वक्त। तो कभी भी कोई मार का हुआ, उनके पास 36 जहाज हैं, तो वो पहले हमारे जहाजों को देख के निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं इस वक्त। तो इन्होंने एक रिकॉर्ड मुद्दत में ऑलमोस्ट 10 महीनों के अंदर J-10C को इंडक्ट किया, उनकी पायलट्स की ट्रेनिंग कराई, डे एंड नाइट ऑपरेशनलाइज किया, और इसको ऑपरेशनलाइज करने का ये फायदा हुआ कि जब ये वाकया हुआ तो हम तकरीबन 3 साल से ये जहाज J-10C उड़ा रहे थे। मैं जिस डॉक्यूमेंट्री का शुरू में आपसे जिक्र कर रहा था, जब मैंने इन पायलट से मिला तो मैंने इनसे पूछा नेचर ऑफ ट्रेनिंग क्या है आपकी, किस तरह ट्रेनिंग करते हैं। तो उस वक्त मुझे उन्होंने जंग से कुछ 2 महीने पहले कहा था कि सर हमें कहा गया कि आपने सिर्फ कॉम्बैट प्रैक्टिस करनी है, एंटी राफेल टैक्टिक्स का स्टडी करने हैं, उसकी कमजोरियां करनी है, अपनी स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करना है। यानी कि एक एयरफोर्स जो स्पेसिफिकली राफेल स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उस ट्रेनिंग को ब्लेसिंग दी। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कई लोग ये समझते हैं कि उस रात को बटन दबाया होगा, लकीली सामने मिसाइल आ गया होगा, ऐसा नहीं होता। आपकी राफेल की टैक्टिक्स की गई। तो ये जो मैं इंडिया के पास जो इस वक्त राफेल है, उस वक्त उसके पास है 150 किलोमीटर। अब आता हूं PL-15 से, जिससे आप जिक्र करें कैसे मारा राफेल के वर्सेस J-10C। वो बहुत बैटल टेस्टेड, प्रूवन, कॉम्बैट सक्सेसफुल जहाज है दुनिया का। ये तो भी चाइना से हमने पहली दफा लिया है, इसने तो अभी कॉम्बैट में हिस्सा ही नहीं लिया था, नंबर 1। नंबर 2, इसका जो रेडार आप बात कर रहे हैं और PL-15 खासतौर पर मिसाइल बात कर रही हैं, क्योंकि रेडार वहां तक देखेगा तो मिसाइल वहां तक जाएगा। तो इसका रेडार 200 किलोमीटर है, जो राफेल से अच्छा था। इसके पास PL-15 मिसाइल है जो 200 किलोमीटर के करीब रेंज है, जिसकी ये एक एडेड एडवांटेज होगी। दैट मींस के फर्स्ट लुक, लॉक एंड शूट कैपेबिलिटी इस जहाज और इस मिसाइल की वजह से पाक फजाइया के हिस्से में वापस आ गई। यानी हमें वो वापस एडवांटेज हमने रीगेन किया जब ये जहाज आ गया 2022 के अंदर। तो ये जो पिछले साल मार्क का हुआ है, इसके अंदर इन जहाजों को एडवांटेज थी नियरली अबाउट 50 किलोमीटर। तो इसलिए हमने जो लॉन्गेस्ट मारे हैं 7 जहाजों में से, जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे मारा है वो 198 किलोमीटर पे शूट किया है। दैट इज द एडवांटेज जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि हमें क्या फायदा हुआ इस जहाज के लेने का। खुदा ना खास्ता अगर हमारे पास ये जहाज ना होते तो हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा डोमिनेंस होनी। अब आपके दूसरे पोर्शन पे मैं आता हूँ, वो कह रहे जी हमने तो चीन ने हराया। देखिए चीन ने पहली दफा किसी को जहाज दिया। चीनी एयरफोर्स खुद प्लेजेंटली शॉक्ड है। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो कह रही है कि हमने ये जहाज इसलिए बनाया था, ये तो नहीं हमने इस तरीके का बनाया था, आपने एम्प्लॉय कैसे किया है। चीनी एयरफोर्स आज भी हमसे सीखना चाहती है टैक्टिक्स के कैसे एम्प्लॉय किया। The reality that exists today, Pakistan cannot project economic power. Unfortunately, sadly, it's a travesty because it has a lot of potential. And we always talk about the potential, but it's fallen short of that so far. But it can project military power. It is viewed as a competent military. It's actually always been viewed as, despite what its critics may say, I think in mainstream Washington policy circles and in the government, it's viewed as a responsible caretaker of nuclear weapons, that its nuclear security is pretty good. So yeah, it can project that kind of power, and it can sometimes project diplomatic power, which you see it doing in the Gulf. I mean, again, not that long ago, Pakistan was always talked about as a victim of the sectarian ideologies and extremism that was being exported from the Gulf, and also Iran for that matter, to Pakistan. And now you see Pakistan being viewed as a security guarantor in the Gulf, and a country that is trying to mediate between Gulf conflicts. That's a real 180. तो आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान एयरफोर्स की 6-0 कामयाबी वाले घंटे ने बाजी पलटी या न्यूक्लियर थ्रेट ने? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मैं हूं उमर शम्सी, खुदा हाफिज़।